नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। नगर पालिका ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए हम बात कर रहे थे नगर पालिका एक्ट 2009 के बारे में। इसको हमने सरल भाषा में पढ़ना प्रारंभ किया था और पिछली क्लासों में हमने कुछ अध्यायों के बारे में चर्चा की थी, उनके टाइटल हमने याद करने का प्रयास किया था और कुछ एक धाराओं के बारे में भी हमने बात कर ली थी। लगभग हमने 30 धाराओं तक पढ़ लिया था। उसके बाद आगे से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो एक बार पहला रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। यदि आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको क्लासें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन क्लासों को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम पढ़ रहे थे नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका 2009 को हम देख रहे थे। हमने देखा था इसका जो प्रारंभ हुआ था 11 सितंबर 2009 को हुआ था। राज्यपाल महोदय ने हस्ताक्षर किए थे। कुल अध्याय इसमें 17 है और इन 17 अध्यायों को 344 धाराओं में बांटा गया है। 6 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है। आपको पॉलिटी भी साथ में अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी। उसके साथ में आपको जीके भी अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा और करंट जीके, आपको करंट जीके के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। पिछले 4-5 महीनों में क्या घटनाएं घटी हैं भारत में, राजस्थान में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वो सभी इनसे रिलेट करके आपसे पूछा जा सकता है। आज हम बात करेंगे नगर पालिका अधिनियम 2009 में हमने कुछ धाराओं के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने बात की थी पिछली क्लास में, हमने जो धाराएं देखी थी वो हमने कौन कौन सी देखी थी। धारा नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये हमने कुछ धाराएं देखी थी पिछली क्लास में। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने धारा 24 में पढ़ा था कुछ निर्योग्यताओं के बारे में। कुछ निर्योग्यताओं के बारे में हमने बात की थी। निर्योग्यताएं, सदस्य बनने हेतु कुछ निर्योग्यताएं हैं, वो कौन कौन सी, उनमें हमने बातें की थी। जैसे कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, पागल हो गया हो, या उसने किसी प्रकार का आचरण, उसका भ्रष्ट आचरण किया हो। कुछ जो अधिनियम बताए गए थे उन अधिनियमों में किस प्रकार से उसमें अयोग्यताएं बताई गई, हमने उनके बारे में भी अच्छी तरह से पढ़ा था। आज इसके बाद हम देखने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे जैसे हमने अधिनियम देखा था एक खाद्य कमीशन अधिनियम, उसके बारे में हमने देखा था कौन लोग जो इसमें नहीं रह सकते, वो इसमें हमने बातें की थी। फिर हम बात करेंगे कि धारा 25 में हमने देखा था किन लोगों को मताधिकार प्राप्त है। मताधिकार प्राप्त है, ये हमने देखा था। फिर हमने धारा 26 में देखा था कि मत देने की रीति क्या है। मत देने की रीति, किस प्रकार से मत दिया जा सकता है, वोटिंग किस प्रकार से होगी, चुनाव किस प्रकार से होंगे, बैलेट पेपर पे हो सकते हैं, और हमने बात की थी ईवीएम मशीन पे हो सकता है। प्रोक्सी वोट संभव नहीं है, प्रोक्सी वोट इसमें नहीं हो सकता, उसको मान्य नहीं किया गया है। फिर हमने 27 में देखे थे कुछ आकस्मिक रिक्तियां यदि हो जाए, आकस्मिक रिक्तियां यदि कुछ हो जाए तो उन पर क्या प्रावधान किया जा सकता है, वो हमने देखा था कि उन्हें दोबारा वो कैसे भरी जाएंगी, उन पे बातें हमने की थी। चाहे उपचुनाव करवाना पड़े, उपचुनाव होगा तो कितने दिनों में होगा। फिर हमने बात की थी कि कौन लोग उस सीट के लिए योग्य हो सकता है, कितने समय के लिए होगा, वो हमने देखा था। 28 में हमने देखा था निर्वाचन अपराध के बारे में। निर्वाचन अपराध एक एक्ट के बारे में हमने बात की थी, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो उसमें जो उल्लेखित किया गया है निर्वाचन अपराध के बारे में, वो हमने देखा था। फिर हमने बात की थी 29 में हमने देखा था भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण की किस कोई जो 5-7 भ्रष्ट आचरण जो उसमें उल्लेखित है, हमने उनमें बात की थी। जैसे यदि कोई चुनाव के वक्त कोई आचरण उनका सही नहीं रहता हो, वो धर्म, वंश, जाति के आधार पर वोट मांग रहे हो, किसी प्रतिबंधित प्रथा का गुणगान करके वोट मांग रहे हो,
वो हमने इसमें देखा था। यहाँ कोई रिश्वत दे रहा हो या किसी अधिकारियों का उन्होंने दुरुपयोग किया हो तो वो भ्रष्ट आचरण में माना जाता है। फिर हमने देखी धारा 30, और धारा 30 में हमने देखा था सिविल न्यायालय की अधिकारिता। सिविल न्यायालय की अधिकारिता कि सिविल न्यायालय की अधिकारिता निर्वाचन में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो हमने बात की थी निर्वाचन संबंधित मामलों में और वार्ड परिसीमन के मामलों में सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं रहेगी, ये हमने देखा था। तो ये हमने कुछ धाराओं के बारे में बात किया था। हम पढ़ रहे थे नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 2, जिसका टाइटल है नगरपालिका का शासन एवं उसका गठन किस प्रकार से होगा। तो उसमें हम देख रहे थे, उसमें जो दूसरा अध्याय है उसके अंदर जो कुल धाराएं हमें पढ़नी है, धारा 3 से लेकर के धारा 50 तक हमें पढ़नी है, जिसमें हमने ये कुछ 30 धाराएं देख ली। आज हम देखेंगे धारा 31 नंबर से। तो 31 नंबर की धारा हमें देखनी है, वो हम देखेंगे। पिछला आप रिवाइज करते रहिए, धाराएं ज्यादा है, सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इनको याद करना जो कठिन है। ये धाराएं आपको देखो सीरीज वाइज याद करनी है कि 28 में क्या लिखा है, 26 में क्या लिखा है, 24 में क्या लिखा है, 13 नंबर धारा में क्या लिखा है, 13 नंबर धारा का संबंध कौन से अध्याय से है, वो सारी बातें आपको अच्छी तरह से रिलेट कर करके पढ़नी है। तो यानी कि आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। तो देखते हैं धारा 31 नंबर की क्या लिखा है इसमें। देखो डेली हम जो 5-7 धाराएं देख रहे हैं, आप उनको एक बार पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, याद करते रहिए। धीरे धीरे आपका ये एक्ट, मैं कहता हूँ फरवरी माह से पहले पहले हम पूरा एक्ट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, सारी धाराओं को हम याद कर लेंगे। आज जब धारा देखने वाले हैं धारा 31 नंबर, हम अध्याय पढ़ रहे थे कौन सा, दूसरा अध्याय 2, जिसका टाइटल था नगरपालिका का गठन एवं शासन। नगरपालिका का गठन एवं शासन। गठन एवं शासन। इसमें धारा जो देखनी थी, हमें देखनी थी धारा 3 से 50 तक। धारा 3 से 50 तक धाराएं दूसरे अध्याय में वर्णित की गई हैं, जिसमें नगरपालिका का गठन एवं शासन उल्लेखित किया गया है। तो इसमें आज हम धारा देखने वाले हैं धारा 31। धारा 31, धारा 31 में हम देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो धारा 31 का यदि हम टाइटल देखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे निर्वाचन संबंधित मामलों में जिला न्यायालय में अपील। जिला न्यायालय में अपील करनी है निर्वाचन संबंधी मामलों की। इसमें लिखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में जिला न्यायालय में अपील। निर्वाचन संबंधी मामलों में जिला न्यायालय में अपील। देखो धारा 30 में हमने देखा था सिविल न्यायालय के बारे में, मतलब वो भी कोर्ट के न्यायालय के लिए थी। कौन सी धारा, 30 नंबर। उसके बाद हम धारा 31 देख रहे हैं, वो भी जिला न्यायालय से, मतलब किससे संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है। इसके बाद हम एक और धारा देखेंगे जिसका नाम होगा धारा 32, ये भी न्यायालय से संबंधित है। फिर हम एक और धारा देखेंगे धारा 34 नंबर। तो ये जो 4 धाराएं हैं ये न्यायालय से संबंधित है। इसमें क्या क्या वो सारा इसमें देखने वाले हैं। तो देखो निर्वाचन संबंधी मामलों में जिला न्यायालय में क्या करनी है, अपील करनी है। अपील करनी है, और करनी कितने दिनों में है, तो वो कितने दिनों का इसमें समय बताया गया है, 30 दिन का। 30 दिन या 1 माह। 1 माह के भीतर भीतर हमें क्या करना है, जिला न्यायालय में अपील करना है। यदि कोई ऐसा मामला हो जाए, या जैसे हम बात करें कोई भ्रष्ट आचरण हुआ हो चुनाव के अंदर, या चुनाव गलत तरीके से करवाए गए हो, कंडक्ट गलत तरीके से कंडक्ट हुए हो, या उसमें जो सदस्य हो उनकी सदस्यता न हो, लेकिन उनके योग्य न हो, लेकिन उनको सदस्य बना लिया गया हो, तो ऐसी यदि कोई बात है तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, 30 दिन के भीतर भीतर हमें जिला न्यायालय में अपील करनी है। समय बताया गया है कितना, 30 दिन के भीतर भीतर। आपको ये याद रखना है, टाइटल याद रखना है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में जिला न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील करनी कब है, तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन वो मामला हुआ हो, एक चुनाव हुआ हो, तो चुनाव के 30 दिनों के अंदर अंदर ये हमें जिला न्यायालय में अपील करनी है। बस इसमें इतना ही याद रखने की चीज है। धारा 31 का टाइटल याद रखना है, निर्वाचन संबंधी मामलों में जिला न्यायालय में अपील करनी है। कितने दिनों में करनी है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर करनी है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अब देखते हैं धारा
31 के बारे में। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी बात। अब देखते हैं धारा 31 को, 32 को। धारा 31 हमने देख ली, इसी के साथ में देख लेते हैं धारा 32। तो धारा 32, धारा 32 में लिखा गया है, जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील। जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध, जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील, उच्च न्यायालय में अपील। धारा 30 में हमने देखा सिविल न्यायालय की अधिकारिता। धारा 31 में है जिला न्यायालय में अपील करनी है। 32 में हमें उच्च न्यायालय में अपील करनी है। किसके विरुद्ध करनी है? तो जिला न्यायालय के, यानी कि जिला न्यायालय ने जो फैसला दिया है, यदि हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो इसकी अपील हमें कहां पे करनी है? उच्च न्यायालय में करनी है। और इसका भी जो समय दिया गया वो कितना है? 30 दिन या 1 माह बताया गया। 30 दिन या 1 माह, यानी कि जिस दिन इस जिला न्यायालय का फैसला आता है और यदि हम उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो फैसला आने की दिनांक से लेकर के अगले 30 दिनों के अंदर हमें क्या करना है? उच्च न्यायालय में अपील करनी है। उसके बाद हम अपील नहीं कर सकते। अब कुछ एक कारण है, उन कारणों को लेकर यदि हम बात करें तो उन कारणों के लिए आगे हमें समय दिया जा सकता है, अतिरिक्त समय। वो भी कब मिलेगा? वो जो उच्च न्यायालय यदि चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकता है। यानी कि कुछ एक कारण है, कुछ जो आकस्मिक स्थितियां हो जाती है उनके कारण हमें आगे समय दिया जा सकता है। लेकिन जो समय इसमें बताया गया वो कितने दिन का है? 30 दिन का समय है, यानी कि 1 माह का समय है। 1 माह से अधिक भी समय दिया जा सकता है कुछ आकस्मिकताओं के वजह से। कुछ ऐसी इमरजेंसियां हो जाती है जिसकी वजह से हम 30 दिन के अंदर भीतर में क्या इसका कोई अपील नहीं कर पाते, तो उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कब? जब उच्च न्यायालय चाहेगा तो। ऐसी इसमें बात लिखी गई है। आप इतना याद रखना, जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की जा सकती है 30 दिन के अंदर। माह करनी है, 30 दिन के अंदर अंदर करनी है, 1 माह के भीतर करनी है। यदि इसके बाद हम करते हैं तो हमें कारण बताना पड़ेगा, और यदि उच्च न्यायालय हमसे संतुष्ट होगा तो हमारी अपील 30 दिन के बाद भी ले सकता है, वरना ये नहीं लेगा। तो ये है धारा 31 और धारा 32 के बारे में। धारा 30 में सिविल न्यायालय की अधिकारिता, धारा 31 में जिला न्यायालय का संबंध है, और धारा 32 में हाई कोर्ट का संबंध है। संबंध किसके बारे में है? तो निर्वाचन संबंधी मामलों में। ऐसा नहीं आप किसी और बातों को लेकर के उसमें जा रहे हो, वो उसमें नहीं लिखा गया। उसकी जो बातें हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। जब हम देखेंगे अध्याय 13 में, जब वियोजन और वाद पढ़ेंगे, उसमें हम बाकी चीजें देखने वाले हैं। तो एक बार ये याद रखो धारा 31 और धारा 32 के बारे में। अब देखते हैं धारा 33 में क्या लिखा गया है। ये आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। धारा 33, छोटी छोटी धाराएं हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आपको याद करने में आसानी रहेगी यदि अच्छी तरह से आप इनको लिख लिख के याद करते हो। फिर बात करते हैं धारा 33 की। यदि हम पीछे चले, बात करें धारा 3 की, इससे रिलेट करते हैं। देखो धारा 3 में हमने क्या पढ़ा था? तो धारा 3 में पढ़ा था वार्ड परिसीमन या नगर पालिका का परिसीमन हमने पढ़ा था। धारा 13 की बात करें तो धारा 13 में हमने बात की थी नामावली में नाम कैसे जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, उसकी क्या योग्यताएं हैं। फिर हमने बात की धारा 23 के बारे में। हमने बात किया था कि जो प्रचार सामग्रियां हैं उन पे प्रतिबंध रहेगा। कब रहेगा? तो जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और उसके बाद जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक के लिए ये प्रचार में क्या करना? बंद रखना है। यानी कि इसमें लिखा है यानो ध्वनि विस्तारकों पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा। पोस्टर वगैरह जो हम लगाते हैं वो नहीं लगा सकते जिस दिन चुनाव की अधिसूचना जारी होती है और जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते उसके बीच के अंदर। ये आप याद रख लेना, साथ साथ में रिलेट करते हुए पढ़ो। और अध्याय 3 के बारे में बात करें तो अध्याय 3 में हमने पढ़ा था कार्य संचालन। कार्य संचालन किसके माध्यम से? यानी वार्ड समितियां कुछ बनानी है और उन वार्ड समितियों के तहत ही क्या होगा? नगर पालिका में कार्य चलेगा। वो समितियां किस प्रकार से होंगी हम बात करेंगे जब हम अध्याय 3 पढ़ रहे होंगे। उसमें सभी बातें गई, किस प्रकार की समितियां बनती है, उनमें कौन कौन सदस्य बन सकता है, कौन उसका गठन करेगा, वो सारी बातें हम उसमें देखने वाले हैं। तो अभी देखना धारा 33 के बारे में। इसमें लिखा गया है कि सभी सदस्य, यदि वार्ड के जो नगर पालिका के सभी सदस्यों का यदि चुनाव रद्द हो जाता है तो क्या घटनाएं घटती है। तो देखो इसमें क्या लिखा गया है कि सभी सदस्यों का चुनाव अपात्र होने की स्थिति,
अपास्त होने की दशा या स्थिति। ओरिजिनल एक्ट में अपास्त ही लिखा गया है, आप इसे कैंसिल लिख सकते हो या रद्द लिख सकते हो, कैंसिल या रद्द इसे आप लिख सकते हो। ओरिजिनल एक्ट में भाषा जो लिखी है वो ये लिखी है, अपास्त शब्द का ही प्रयोग यहाँ पे किया गया है कि यदि सभी सदस्यों का चुनाव यदि रद्द हो गया, किसी भी कारण से रद्द हो गया, तो क्या कहानी बनेगी। तो देखो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, यदि सारे सदस्यों का चुनाव रद्द हो गया तो क्या वो नगर पालिका चल पाएगी, क्या नहीं चलेगी। तो क्या होगा, राज्य सरकार उस नगर पालिका का विघटन कर देगी। यदि सारे सदस्यों का चुनाव अपास्त हो जाता है तो इस ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कौन करेगी, राज्य सरकार, ये याद रखना जरूरी है, राज्य सरकार उस नगर पालिका को बंद कर देगी। तो लिखो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस नगर पालिका को भंग कर देगी, नगर पालिका को भंग कर देगी। तो दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे, तो वो तो सारी बात दोबारा चल जाएगी कि चुनाव का दोबारा करवाने पड़ेंगे, उपचुनाव होंगे, वो हमने बातें की थी। लेकिन जो ऐसी स्थिति, यदि कैसी स्थिति बन जाए कि सारे सदस्यों का चुनाव रद्द हो जाए, तो कॉमन सी बात है, यदि सारे सदस्यों का चुनाव यदि रद्द हो जाता है तो उसमें क्या होता है, नगर पालिका तो भंग पहले ही हो जाएगी, क्योंकि सदस्य तो में है ही नहीं, तो नगर पालिका भंग कर देगी। हाँ, ये पूछा जा सकता है करने की शक्ति किसके पास है, तो किसके पास है शक्ति, राज्य सरकार के पास है। किसकी शक्ति, इस नगर पालिका को भंग करने की शक्ति धारा 33 के तहत, धारा 33 के तहत नगर पालिका को भंग करने की शक्ति किसके पास है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसमें आपको ऑप्शन किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, या पूछा जा सकता है सीएमओ भी आपसे दिया जा सकता है, जिला कलेक्टर, कैसे भी ऑप्शन बनाए, लेकिन आंसर उसका क्या रहने वाला है, राज्य सरकार। तो ये बातें हैं इसके बारे में। अब देखते हैं आगे धारा 34 के बारे में। देखो इसमें इतना हमने पढ़ना है, क्योंकि धाराएं ज्यादा है, क्वेश्चन 40 ही बनने हैं। जो इंपॉर्टेंट धाराएं होंगी, जिसमें समझने वाली बात होगी, हम उसको अच्छी तरह समझेंगे। बाकियों के हमें केवल टाइटल याद करने हैं, क्योंकि धाराएं ज्यादा है, क्वेश्चन कम पूछे जाने हैं। तो उसी प्रकार से पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट धाराएं हम उसे ज्यादा बोझ देना, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो ये कौन सी धारा हमने देखी, धारा 33। अब देखेंगे धारा 34 के बारे में। देखो धारा 34 से पढ़ने से पहले हम देखते हैं अध्याय 4 में क्या लिखा था। तो अध्याय 4 में लिखा था नगर पालिका की संपत्ति। फिर बात करें धारा 4 में क्या लिखा था, तो धारा 4 में लिखा था नगर पालिकाओं को कुछ के लिए क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, कुछ छूट दी जा सकती है। फिर बात करें धारा 14 में क्या लिखा गया था, तो धारा 14 में नामावली में नाम जुड़वाने के लिए कुछ क्या बताई गई थी, निर्योग्यता बताई गई थी। फिर हम बात करें कि धारा 24 में क्या लिखा गया था, तो धारा 24 के अंदर सदस्य बनने के लिए निर्योग्यता बताई गई थी। तो ये तो बातें थी पहले की, इससे रिलेट होती है। 4 से 4 हम पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे धारा 4, यह अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति। धारा 4 नगर पालिका को कुछ उपबंधों से छूट दी जा सकती है। धारा 14 में हमें पढ़ना था कि नामावली में नाम जुड़वाने हेतु कोई साधारण नियोग्यता है वो, और धारा 24 में सदस्यों के लिए जो नियोग्यता घोषित की गई है वो इसके अंदर है। तो ये तो हमने पिछला रिलेट किया। अब देखते हैं धारा 34 में क्या लिखा गया है। धारा 34 में लिखा गया है कि जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का जो आदेश और विनिश्चय वो क्या रहेगा, अंतिम रहने वाला है। तो क्या लिखा गया, इसमें लिखा गया आदेश एवं विनिश्चय अंतिम, आदेश एवं विनिश्चय अंतिम, आदेश एवं विनिश्चय क्या होगा, अंतिम होगा। बस ऐसा इसको याद रख सकते हो। इसको कह सकते हो कि जो भी फैसला हाई कोर्ट ने दिया है या जो फैसला जिला न्यायालय ने दिया है वो क्या रहेगा, अंतिम रहेगा। तो इसमें लिखोगे जिला न्यायालय, जिला न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का फैसला, सरल भाषा में फैसला लिखेंगे, बाकी इसको लिखा गया आदेश या विनिश्चय अंतिम होगा, अंतिम
होगा का निर्णय, वो भी हम लिख सकते हैं निर्णय अंतिम होगा। कैसे अंतिम होगा? देखो हमने बात की थी धारा 31 में और धारा 32 में। धारा 31 में हमने देखा था कि यदि कोई मामला जिला न्यायालय में जाता है, कोई भी मामला हम किस में ले जा सकते हैं? जिला न्यायालय में ले जा सकते हैं। कोई भी यदि भ्रष्ट आचरण हुआ चुनाव से संबंधित कोई मामला है जिसमें हमें जिला न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। और 32 में हमने देखा था इस जिला न्यायालय के विरुद्ध हाई कोर्ट के अंदर हम कोई भी अपील कर सकते हैं। यदि हमने इस जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की है, हाई कोर्ट में अपील नहीं की गई है, यानी कि हमने इसका मामला, इसका फैसला मान लिया, तो इसका फैसला अंतिम होगा। क्या लिखा गया है? यदि जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की गई है, तो हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। अन्यथा जिला न्यायालय का फैसला अंतिम होगा। जिला न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। यदि हमने जिला न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की है तो हाई कोर्ट का फैसला अंतिम होगा, और यदि हमने हाई कोर्ट में अपील नहीं की है तो जिला न्यायालय का जो फैसला रहेगा वो अंतिम रहेगा, हमें वो मानना ही पड़ेगा। ये बात लिखी गई है धारा 34 में। समझ में आ गई होगी। ज्यादा इसमें कोई कठिन लैंग्वेज भी नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि हम याद नहीं, समझ नहीं आएगा ऐसा। देखो इसमें क्या लिखा दिया, हमने हाई कोर्ट में की है, अपील की है, तो हाई कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम फैसला किसने दिया? हाई कोर्ट ने। और यदि हमने हाई कोर्ट में अपील ही नहीं की तो हम अंतिम फैसला किसका रहेगा? तो जिला न्यायालय का रहने वाला है। तो ये है बात धारा 34 के बारे में, आदेश एवं विनिश्चय अंतिम होगा। अब चलते हैं आगे, धारा 35 में देखते हैं क्या है। अब तक हमने कुछ धाराओं के बाद में बात की थी, जैसे धारा 14, धारा 24। इन दोनों में क्या लिखा गया था? निर्योग्यता लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? धारा 14 और धारा 24 में निर्योग्यता लिखा गया था। फिर बात करते हैं, इसमें एक धारा और आती है 35, और धारा 35 में भी क्या लिखा गया है? निर्योग्यता लिखा गया है। धारा 14 और धारा 21 और धारा 35, ये तीनों धाराएं निर्योग्यताओं से संबंधित है। धारा 14 बताती है किसके निर्योग्यता? निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने के लिए निर्योग्यता, और 24 बताती है सदस्य बनने हेतु निर्योग्यताएं, और धारा 35 बताती है साधारण निर्योग्यताएं। तो वो देखते हैं धारा 35 में क्या, किसके बारे में निर्योग्यता दी गई है। तो हेडिंग डालिएगा धारा 35। धारा 35 में लिखा गया है निर्योग्यता। धारा 35 में लिखा गया निर्योग्यताएं, और ये निर्योग्यताएं किसके संबंध में है? तो इसमें ये समझने वाली बात है। इसमें लिखेंगे धारा 28, और जिसमें क्या लिखा गया था? तो इसमें लिखा गया था निर्वाचन अपराध एवं धारा 29, जिसमें लिखा गया था भ्रष्ट आचरण के मामलों में, यानी ऐसा कोई मामला हो जाए तो के मामलों में क्या किया जाएगा? 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध होगा। यदि धारा 28 का मामला, यानी किसी ने निर्वाचन में अपराध किया हो, हमने वो बात की थी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, इनकी धाराओं में ये निर्वाचन अपराध उल्लेखित है। यदि ऐसा कोई अपराध किया जाता हो या कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया हो तो उन मामलों में क्या होगा? 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध रहेगा। वो व्यक्ति आगे 6 वर्षों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता।
ये बात लिखी किस धारा में गई है, तो धारा 35। तो मतलब धारा 35 का रिलेट किससे है, तो धारा 28 और धारा 29 से है। इसका संबंध किससे है, धारा 28 और धारा 29 का। किससे, धारा 35 का संबंध। धारा 35 का संबंध धारा 28 और धारा 29 से है। ये आपको ध्यान में रखना है। कितने वर्षों का प्रतिबंध बताया गया है, तो 6 वर्षों के लिए चुनाव में प्रतिबंध बताया गया है। इससे पहले भी हमने एक धारा में देखा था 6 वर्षों का चुनाव प्रतिबंध, तो वो देखा किसमें था, धारा 23 में। धारा 23 में, जिसमें प्रचार सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि उसमें यदि कोई इस बात का उल्लंघन करता है, यानी कि धारा 23 का कोई उल्लंघन करता है, तो उसके लिए भी कितने वर्षों का चुनाव प्रतिबंध है, तो चुनाव प्रतिबंध 6 वर्ष का है। 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध है। और यदि कोई धारा 35 के तहत जिसमें नियोग्यता घोषित कर दी जाए, यानी कि धारा 28 और धारा 29 में दोनों में से किसी भी एक धारा का, ऐसा नहीं है कि दोनों धाराएं एक साथ में लगी, यानी कि निर्वाचन अपराध भी किया हो, भ्रष्ट आचरण भी किया हो, इन दोनों में से चाहे किसी ने एक भी किया हो, तो जो उसमें कौन सी धारा लागू हो जाएगी, धारा 35 लागू होगी। और उस धारा में क्या बताया गया, 6 वर्ष तक का अब चुनाव प्रतिबंध बताया गया है। तो ये बातें यहाँ पे हमने पढ़ी। और धारा 23 में हमने पढ़ा था प्रचार सामग्रियों का प्रतिबंध, और उन पर उनका कोई उल्लंघन करता है तो भी 6 वर्ष का क्या रहेगा, प्रतिबंध रहेगा चुनाव पर। रिलेट कर पा रहे होगे आप बातों को, रिलेट करके पढ़ना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन कौन सी धाराओं में या कौन सी धाराओं में 6 वर्ष तक का 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध लग सकता है। तो धारा हम देखेंगे कौन सी, धारा 23 और धारा 35। इसके बाद कोई और धारा आने वाली है तो उनके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक बार इतना ध्यान में रखो, धारा 35 में क्या लिखा है, नियोग्यताएं लिखी गई है। और इससे बाद के नियोग्यताओं की धाराएं पूछे तो धारा 14 और धारा 24। इसके साथ में हमने धारा 14 भी देखी और धारा 24 भी देखी। इन दोनों में भी नियोग्यता है। धारा 14 में है निर्वाचन सूची में नाम जुड़वाने के लिए नियोग्यता, और धारा 24 में है सदस्य बनने के लिए नियोग्यता। और धारा 35 में सीधी नियोग्यता दी गई है, जो नियोग्यता धारा 28 और धारा 29 के मामलों में 6 वर्ष तक का प्रावधान करती है चुनाव प्रतिबंध का। तो आशा करता हूं समझ में आई होगी बात आपको। अब देखते हैं धारा 36 के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 36 को। हेडिंग डाल लीजिएगा धारा 36। 36 देखो, वैसे तो शब्द जुड़ जाता है कि 36 का आंकड़ा हो गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपकी भलाई के लिए किसी व्यक्ति, किसी सदस्य की क्या है, इसमें भलाई ही बताई गई है। क्या बताई गई है, इसमें लिखा गया है कि अयोग्यताओं में कमी करना, अयोग्यताओं में कमी करना या वह समयावधि में कमी करना, समयावधि में कमी करना। अब देख सकते हो सब लिखा क्या गया, इसमें लिखा गया एक तो अयोग्यता, यानी कि कोई अयोग्यता जिसमें कमी की जा सकती है कि ठीक है, ये इस अयोग्यता इस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती। और समयावधि जैसे बता दिया गया, जैसे 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध कर दिया और बीच में उस व्यक्ति ने कोई अच्छे कार्य किए हो तो हो सकता है उसका उसमें जो 6 वर्ष का जो कार्यकाल जो प्रतिबंध था उसको कम किया जा सकता है। उस समयावधि को क्या किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। ऐसा भी प्रावधान इस नगर पालिका एक्ट 2009 में लिखा गया, धारा 36 में लिखा गया है। लिखा जाएगा कुछ लेखबद्ध कारण, यानी कि कुछ लिखित कारणों के माध्यम से कि ठीक है ये कारण लिखे गए हैं इस अनुबंध, इस अनुच्छेद में कुछ ऐसे जो कारण लिखे गए हैं जिन पे हम इसमें अयोग्यताओं में कमी कर सकते हैं, उसकी समयावधि में कमी कर सकते हैं। कमी करने की शक्ति किसके पास है वो आप देख सकते हो कि ये जो कमी कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार लेखबद्ध कारणों से, लिखित जो कारण, ऐसा नहीं अपने मन से ये कारण जोड़ दिया ठीक है ये काम, ऐसा नहीं है इसकी हम कमी कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेखबद्ध कारणों से, कुछ जो लिखित जो कारण है जो उल्लेखित है उन कारणों के आधार पर राज्य सरकार लेखबद्ध कारणों से अयोग्यताओं व समयावधि में कमी कर सकती है, में कमी कर सकती है। कौन कर सकती है, तो राज्य सरकार इसको इसमें कमी कर सकता है। शक्ति किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास ये शक्ति है अयोग्यताओं में कमी करने की और समयावधि में कमी करने की।
ये आपको ध्यान में रख लेना है कि धारा 36 के तहत अयोग्यताओं में और समय अवधि में कमी की जा सकती है। राज्य सरकार लेखबद्ध कारणों से ये क्या करेगी, कमी करेगी। बस इसमें इतना आपको याद रखना है, साथ साथ में रिलेट कर पाओ तो देखो धारा 6 में क्या लिखा है और धारा 16 में क्या लिखा है और धारा 26 में क्या लिखा है। धारा 6 में हमने पढ़ा था संरचना, नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका संरचना। धारा 16 में हमने देखा था मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीएमओ या सीईओ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में देखा था। धारा 26 में हमने देखा था चुनाव की रीति, चुनाव की रीति। और बात करें धारा 6 की तो अध्याय 6 की, तो अध्याय 6 में लिखा क्या गया था, लेखा परीक्षा। इसी के साथ रिलेट करें तो अध्याय 16 को देखेंगे। अध्याय 16 में क्या बताए गए थे, नियम बताए गए थे। हरिओम। अध्याय 16 में नियम, अध्याय 6 में लेखा परीक्षा, धारा 6 में नगर पालिका की संरचना, धारा 16 के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में चर्चा थी और धारा 26 के अंदर चुनाव की रीति बताई गई थी। और धारा 36 में क्या बताया गया है, अयोग्यताओं में कमी करना, समय अवधि में कमी करना। कमी करेगा कौन, तो राज्य सरकार लेखबद्ध कारणों से कमी कर सकती है। ये हमने इसके अंदर देख लिया। अब हम देखेंगे एक धारा के बारे में और, तो धारा 37 के बारे में आज और हम देखने वाले हैं। धारा 37, धारा 37, धारा 37 लिखेगी है पद की शपथ, या शपथ लिख सकते हो आप इसमें, कि जो भी सदस्य बनेगा उसको क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी। ये लेनी कौन है, शपथ दिलाएगा कौन इनको, शपथ यानी कि ये प्रत्येक सदस्य को लेनी पड़ेगी शपथ, ये भी है। फिर ये ले शपथ दिलाएगा कौन, तो जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर अथवा अथवा उनके द्वारा, उनके द्वारा, उनके द्वारा प्राधिकृत, प्राधिकृत व्यक्ति के सामने, व्यक्ति के सम्मुख, के सम्मुख पद की शपथ लेनी होगी, लेनी होगी। किसके सामने लेनी है, तो या तो जिला कलेक्टर हो या वो किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दे कि ठीक है मैं नहीं जा सकता उस शपथ समारोह में, आप जाए, आप वो शपथ उस इनके, तो उस प्राधिकृत व्यक्ति के सामने क्या लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, जो भी सदस्य यहाँ पे निर्वाचित होता है। और ये शपथ लेनी कब है, इसके लिए जो समयावधि बताई गई है वो 30 दिन बताई गई है। कितनी, 30 दिन या 1 माह, यानी 1 माह के अंदर अंदर उनको क्या करनी है, शपथ ले लेनी है। जिस दिन उनका निर्वाचन होता है, निर्वाचन होने के 30 दिन के अंदर अंदर क्या ले लेनी है, शपथ ले लेनी है। यदि वो शपथ नहीं लेते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये भी बात इसके अंदर लिखी गई है। तो ये है धारा 37 के बारे में। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अच्छी तरह से आपने आज देखी थी, कुछ धाराओं के बारे में हमने देखी थी, धारा 31, धारा 32, धारा 33, धारा 34, धारा 35, धारा 36 और धारा 37 के बारे में। इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी जो धाराएं हम अगली क्लास में देखेंगे। धारा 31 में हमने क्या देखा था, धारा 31 में देखा था कि जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं उन मामलों में हमें क्या करना है, तो जिला न्यायालय में अपील करनी है। जिला न्यायालय के बाद 32 में जिला न्यायालय के विरुद्ध हाईकोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में अपील करनी है। 33 में यदि सभी सदस्यों का चुनाव रद्द हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो राज्य सरकार उस नगर पालिका को भंग कर देगी। 34 में लिखा गया है कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश और विनिश्चय अंतिम रहेगा। यदि जिला न्यायालय के विरुद्ध अपील की गई है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट का फैसला अंतिम रहेगा, और यदि ऐसा नहीं किया गया है तो जिला न्यायालय का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। फिर हमने देखा धारा 35 के मामले में, धारा 35 में हमने कुछ नियोग्यताएं देखी। धारा 28 जो निर्वाचन अपराध के बारे में बताती है, और धारा 29 जो भ्रष्ट आचरण के बारे में बताती है। तो धारा 28 और धारा 29 के मामलों में कुछ अयोग्यताएं दी गई, यानी 6 वर्ष का चुनाव प्रतिबंध लगाया गया धारा 35 के अंदर। धारा 36 में हमने 36 का आंकड़ा देखा, लेकिन 36 के आंकड़े में हमें क्या रखना है कि कुछ जो
अयोग्यताएं जो घोषित की गई हैं या कुछ समयावधि किसी व्यक्ति में नहीं, अयोग्यता और समयावधि को कम किया जा सकता है। फिर हमने देखी धारा 37। धारा 37 में हमने क्या देखी, पद की शपथ देखी, जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के सामने पद की शपथ लेनी है, ये बात इसके अंदर हमने देखी। तो आशा करता हूँ ये इतनी धाराएं आपको समझ में आई होगी, आपने लिख ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखो इसको लिखने से अच्छा ज्यादा रहेगा, आपको याद कर लो, क्लास में इनको याद करने का हम प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं, हर चीजों को अच्छी तरह से रिलेट कर रहे हैं। एक बार जब जैसे ही हमारा ये अध्याय पूरा होगा तो 1 से लेकर के 50 तक की जो सारी धाराएं हैं उनको हम एक ही क्लास में याद करने की यानी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो साथ साथ में रिवीजन क्लास भी हमारी होती रहेगी, जो पीछे हमने पढ़ा वो सारा रिवाइज होता रहेगा। तो एक साथ सभी 50 धाराओं को हम देखेंगे, लेकिन एक बार ये 50 धाराएं पूरी हो जाए, लगभग 2 क्लासों के आगे, हम 2 क्लासों में हम इसको पूरा कर लेंगे। फिर हम देखेंगे आगे तो जितनी भी हमने धाराएं जो पढ़ी हैं उन सभी धाराओं को एक साथ में देख लेंगे, 1 से लेकर के 50 तक की धाराएं देख लेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट अध्याय को शुरू करने वाले हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना, शेयर करते रहिएगा क्योंकि आपका शेयर हमारा मोटिवेशन है। तो आपकी हम आगे आपके लिए क्लासें लाते रहे और हम प्रयास करेंगे कि जल्द ही आपके लिए करंट अफेयर्स की भी वीकली करंट अफेयर की क्लासें आपके लिए लाते रहें। तो आपका सपोर्ट जरूरी है, आप इसमें साथ देते रहिए, अपने साथियों को जोड़ते रहिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जिसी प्रकार से आप इनको शेयर कर सकते हो अपने कंटेंट को, तो वहां पे उनको शेयर करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।